हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। और आज इसमें हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। आज हम लोग डीपीएसपी को कंक्लूड करेंगे एंड टुडे वी विल मूव टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मूव करेंगे। तो एक बार जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 47 तक देखा था कि आर्टिकल 47 क्या कहता है कि जो न्यूट्रिशन का लेवल है उसे क्या करना है, लोगों में पोषण के स्तर को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना है, साथ ही साथ जीवन स्तर को अच्छा करना है, और जो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उन पदार्थों को क्या करना है, प्रतिबंधित करना है। ओके, ये लेकिन आप कहेंगे कि सर कई राज्यों में देखने को मिलता है कि शराब प्रतिबंधित है, लेकिन कई राज्यों में आपका ये रहता है कि शराब प्रतिबंधित नहीं है। लाइक बिहार, बिहार ने सर लीकर को बैन किया है, लेकिन कई सारे राज्यों में क्या है, ये शराब बिकती है। ऐसा क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब हमने डीपीएसपी को पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो डीपीएसपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी जो है ये आपका नॉन जस्टिसिएबल, ये राज्यों के इच्छा के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी कि ये राज्यों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि ये राज्य को लागू करना है या लागू नहीं करना है। हाँ, गुजरात में भी क्या है, बंद है। लेकिन दोस्तों कोई राज्य है इसको बंद करती है, कई राज्य इसे बंद नहीं करती है। इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? क्योंकि दोस्तों राज्यों का टैक्स का जो राज्य है, राज्य के कर का एक सबसे बड़ा हिस्सा कहां से आता है? ये इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस के ऊपर टैक्स से आता है। आपको पता होना चाहिए कि जो शराब के ऊपर जो कर लगता है उसे जीएसटी से बाहर रखा गया है, उसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। शराब के ऊपर जो टैक्स लगता है या जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती है उस टैक्स को, और राज्य सरकार के एक बहुत बड़ा हिस्सा यहां से आता है। इसलिए कई राज्य सरकारें इसे बैन करती है, कई राज्य सरकारें इसे बैन नहीं करती है। क्लियर है यहां तक? है ना? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन में, कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। यानी कि ये कहता है यूज ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, यूज ऑफ साइंटिफिक अप्रोच इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एंड एनिमल हस्बेंड्री। और यही कहता है दोस्तों कि जो पशु है, पशुओं की हत्या पर रोक लगाना। पशु के जो मतलब बछड़े होते हैं, गाय, बछड़े, भैंस, इनकी हत्या पर क्या कराना, मतलब प्रतिबंध लगाना, है ना? ये सब बात किस में करी गई? ये करी गई है आर्टिकल 48 में। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये जो आर्टिकल 48 है, ठीक, आर्टिकल 48 की जब हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 48 के तहत ही आपका, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आपने सुना होगा, हरित क्रांति, आपने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना होगा दुग्ध क्रांति के लिए, येलो रिवॉल्यूशन सुना होगा आपके जो मतलब ऑयल सीड्स हैं उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, पिंक रिवॉल्यूशन सुना होगा, है ना? जो अलग अलग जो रिवॉल्यूशंस आपके आए हैं अलग अलग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, वो किस आर्टिकल के तहत आए हैं? आर्टिकल 48 को प्रमोट करने के लिए आए हैं। दोस्तों आप जो देखते हैं किसान, जो कृषि है, कृषि में जो साइंटिफिक अप्रोच है, जैसे आपने सुना होगा नैनो यूरिया, नैनो यूरिया का जो प्रयोग होता है कृषि के अंदर, है ना, वो किस अप्रोच को बढ़ावा दे रहा है? नीम कोटेड यूरिया, उसका जो प्रयोग होता है कृषि के अंदर किस किस आर्टिकल को प्रमोट करने के लिए है, किस आर्टिकल को लागू करने के लिए है? इसी तरह दोस्तों आपने सुना होगा सोलर मतलब किसान, मतलब जो सौर पंप है,
किसान सोलर पंप है, सॉइल हेल्थ कार्ड है ना। अपने डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं कि किसान में मतलब जो कृषि है उसमें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिसर्च बोर्ड की स्थापना की गई है ना। कृषि मतलब अनुसंधान परिषद की स्थापना करी गई है, ठीक है। तो ये सब किसके लिए, ये सब कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, इस चीज को आप याद रखेंगे। हाँ, अलग अलग कई सारे आप कृषि के अंदर जितने भी आप देखते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट, वो किस आर्टिकल को लागू करने के लिए है, आर्टिकल 48 को लागू करने के लिए है, इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर है पॉइंट? आर्टिकल 48 समझ में आ गया सभी को? क्या कहता है आर्टिकल 48? आर्टिकल 48 सिंपली कहता है कृषि और पशुपालन है, उसमें क्या किया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए, साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा दिया जाए। ओके, इज इट क्लियर? नाउ आर्टिकल 48A, इसके बाद हम लोग आर्टिकल 48A की बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 48A क्या कहता है, ये कहता है कि स्टेट शुड प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, स्टेट शुड, आर्टिकल 48A, स्टेट शुड प्रोटेक्ट, स्टेट शुड प्रोटेक्ट environment, forest, and wildlife, यानी कि राज्य, पर्यावरण, वन और वन्य जीव की सुरक्षा करे। यानी जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, पर्यावरण का, वन का, वन्य जीव का क्या किया जाए, उसके मतलब उसको प्रोटेक्ट करे और उसको बढ़ावा दे, उसको प्रमोट करे। हाँ? और इस प्रोविजन को दोस्तों याद रखिएगा, इसको आर्टिकल 48A को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। यानी जो इसे जोड़ा गया हमारे संविधान में, वो कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। यानी कि हमारे ये मूल संविधान का पार्ट नहीं था। और इसी प्रोविजन को लागू करने के लिए सरकार ने कई सारे कानून बनाए हैं, कई सारे एक्ट बनाए हैं। अभी हम एक्ट की चर्चा करेंगे, पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, ठीक है। अभी इसी को लागू करने के लिए सरकार ने कई सारे कानून, कई सारे एक्ट बनाए हैं, है ना। उसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करते हैं। पहले आप इतना लिखो, फिर इसके आगे मूव करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, आगे चलें। गुड। नाउ इसको लागू करने के लिए देखिए सरकार ने कई सारे, आर्टिकल 48A के अंदर ही लिखना है आपने, कई सारे कानून बनाए सरकार ने। जैसे पहला, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। हिंदी में आप लोग लिखते चलेंगे साथ साथ, मैं बोल रहा हूं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, है ना। बिल्कुल पूछता है, यही तो पूछते हैं सूर्या जी, है ना, कि कब ऐड किया गया है। ओके, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं, दूसरा है प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना 1973। इसके बाद याद रखना है तीसरा, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, यानी जल प्रदूषण निषेध अधिनियम 1974। इसके बाद याद रखना है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यानी वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसके बाद याद रखना है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, नहीं इसके पहले एक एक्ट और लिख लीजिएगा, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1980,
एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट यानी कि वायु प्रदूषण निषेध अधिनियम 1981। इसके बाद याद रखना है आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या इसे हम लोग बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। लिखिए पहले इतना, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। सर शुरुआत से सोच रहे पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ने के लिए तो पास पास क्या चली, मतलब क्या बोल रहे हो मोनू सैनी, है ना? मैं समझ नहीं रहा हूँ आप क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। आप क्या बोलना चाह रहे हो? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए, फिर हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे। आई कैन अटेम्प्ट पॉलिटी क्वेश्चन ऑफ CDS and AFCAT and some question of IS also, but I cannot attempt polity question of CAPF. It is really it is very much difficult question in CAPF, so what I will do for it, sir? देखिए CAPF जब अभी हमने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है ना चंद्रेश, जो सिलेबस हमने कवर कर लिया है, अगर यहां तक कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर आपके नहीं हो रहे हैं तो कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं आप बताइए, है ना? जहां तक हमने अभी चीजों को कवर किया वहां तक के क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होने चाहिए। जो टॉपिक हमने अभी कवर किया है DPSP तक के टॉपिक को कवर मतलब वहां के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। बाकी हम अभी फर्दर टॉपिक जब डिस्कस करेंगे, फर्दर टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो आपको जो CAPF के क्वेश्चन है वो भी आपके सॉल्व होंगे, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है? अभी पढ़ रहे हैं, है ना? अब जो हमारे पास जो तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी हमारे पास और बचा हुआ है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और सेंटर स्टेट रिलेशन, ये 3 चैप्टर जो है और इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? ऊपर वाला तीनों CAA से आया था, ऊपर वाला तीनों CAA से आया था, मतलब ये सब कानून बनाया है सरकार ने भाई, है ना? ये सब सरकार ने कानून बनाया, इसके लिए कोई संविधान में संशोधन नहीं हुआ। संविधान में संशोधन हुआ है इसको, या आर्टिकल 48A इसको जोड़ा गया है संविधान में संशोधन के द्वारा। क्लियर है सर? अमोघ में अब तक के सिलेबस के क्वेश्चन लग रहे हैं, गुड। देखिए आपका ना चंद्रेश, अभी तक के अगर क्वेश्चन जो टॉपिक हमने अभी तक किया है, अगर आपके उसके कोई सवाल नहीं बनना तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी जो टॉपिक अभी हम नहीं किए हैं उसको जब करेंगे तो उसके भी क्वेश्चन CAPF के आसान आराम से होंगे, इजिली होंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, है ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताए, फिर हम आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं, ठीक है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन का हिंदी वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम ऋषिकेश। नेक्स्ट है, इसके बाद 7वां आया, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी परियोजना। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब आया? इन 1992, है ना? 8वां याद रखिएगा, इसके बाद आता है क्या? बायोडायवर्सिटी एक्ट, बायोडायवर्सिटी एक्ट या जैव विविधता अधिनियम, ये कब आता है? 2002 में, इसे बोलते हैं जैव विविधता अधिनियम। और इसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट, एक सरकार स्थापित करती है NGT, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण के लिए ही की जाती है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जो पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, है ना, उनको निपटाने के लिए सरकार क्या करती है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना करती है। और याद रखिएगा इसकी स्थापना कब होती है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010 एंड इसका जो हेडक्वार्टर है ये किधर है? इट इज इन न्यू दिल्ली। ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? फटाफट आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। गुड गुड गुड, वेरी गुड। देखिए जब हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे ना, पॉलिटी के क्वेश्चन आप कोई भी वनडे एग्जाम देंगे, चाहे आप UPSC का सिविल्स का भी क्वेश्चन देख लेना, आप सारे सवाल कर लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए उसके लिए। पॉलिटी के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको। अमोघ एक सीरीज चली थी यूट्यूब पर जिसमें MCQ करते थे हम लोग, सोहेल जी, है ना? यूट्यूब की एक सीरीज है अमोघ जो चला था, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन करते थे डेली, तो वो उसकी बात कर रहा है ये। क्लियर है यहां तक? आगे समझ में आगे चला हम लोग आर्टिकल 49। हाँ बिल्कुल कराएंगे शिवम, है ना? जैसे सैटरडे को आपका सेशन चल रहा है ना, ये अगले 1-2 वीक के बाद
आई थिंक फ्रॉम मार्च फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक हम लोग उसे रेगुलर करेंगे, है ना। यानी कि आपका एग्जाम से 40-45 डेज पहले आपकी रेगुलर हो जाएगी यूट्यूब पर क्लासेस, तो जिसमें हम डेली आपको 15 to 20 क्वेश्चन कराएंगे, है ना। ठीक है, आगे चलें। एनजीटी देखिए रोहन क्या है। एनजीटी गवर्नमेंट ने 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पारित किया और उसके तहत एक संस्था बनाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसका काम क्या होता है, जो पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, मान लीजिए कि कोई अगर कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, वो नदी को प्रदूषित कर रही है, उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं। कहां पर जाकर, एनजीटी में। एनजीटी क्या करेगी, उसके ऊपर जुर्माना लगाएगी। भाई आप ना नदी को प्रदूषित नहीं कर सकते, आप पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकते, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसको आप कहां लेकर जा सकते हैं, इस एनजीटी में लेकर जा सकते हैं। ओके, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ऐप पर नहीं होगी, यूट्यूब पर ही होगी प्रैक्टिस। अनूप जी, बायोडायवर्सिटी एक्ट का हिंदी है जैव विविधता अधिनियम, है ना, जैव विविधता अधिनियम, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 की बात करते हैं तो ये बात करता है दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड national importance, historical and national importance, protection of monuments of historical and national importance। ये बात किसकी करता है, ये कहता है कि राष्ट्रीय मतलब ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व, ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा। यानी कि राज्य अगर चाहे, राज्य का ये ड्यूटी, राज्य का ये काम होगा, वो जो हिस्टोरिकल और नेशनल इंपोर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स हैं। ममता जी, विच फंडामेंटल राइट इज ओनली फॉर सिटीजन? ममता, आई थिंक मैंने आई हैव रिपीटेडली डिस्कस्ड इन चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 15, 16, 19, 29 and 30. Article 15, 16, 19, 29 and 30. These 5 fundamental rights are only available for citizens. Okay, is it clear? Now, देखिए जैसे हमारे देश में क्या है, अलग अलग हिस्टोरिक और नेशनल इंपोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं, लाइक रेड फोर्ट, लाल किला, लाइक इंडिया गेट, लाइक ताजमहल, लाइक रामा टेम्पल, है ना, 29 and 30. यस, देखिए अब मान लीजिए कि अगर ताजमहल में प्रोटेक्शन गवर्नमेंट, मान लीजिए आप ताजमहल विजिट करते हो, किसने किया है, किसी ने किया ही होगा ताजमहल विजिट, या लाल किला विजिट किया होगा, या इंडिया गेट गए होंगे, या फिर अलग अलग जो हिस्टोरिक और नेशनल इंपोर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, आप जब वहां जाते हैं, लाइक रामा टेम्पल, है ना, आप जाते हैं वहां पर, तो आप वहां पर आपकी सिक्योरिटी जांच होती है कि आपका देखा जाता है कहीं पैकेट में कोई तिरंगा, गुटखा, है ना, ये सब तो लेकर नहीं जा रहे। पता चला कि गुटखा खा के ऐसे थूक दिया ताजमहल की दीवार पर, है ना, पता चला कि किसने लिख दिया आई लव यू दिस, आई लव यू दैट, जाकर ताजमहल की दीवार पर पूरा रंग दिया है ना। ऐसा ना हो, मतलब ये क्या करे, राज्य जो है हिस्टोरिक और नेशनल इंपोर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट है उसको क्या करे, प्रोटेक्शन प्रदान करे, है ना। नहीं देखते हो कई दीवारों पर लिखा रहता है, कहीं मतलब अलग अलग जगह पता नहीं क्या है, मतलब जहां मन वहीं मतलब कह दिया, हाँ आई लव यू दिस, आई लव यू दैट, है ना, ये लिख देते हैं लोग। तो वो जो मतलब राज्य का ये मतलब कर्तव्य होगा, राज्य का ये ड्यूटी होगा कि वो क्या करे, इनको प्रोटेक्शन प्रदान करे। और मान लीजिए कि कोई आपके क्षेत्र में कोई हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, कोई आपका ऐतिहासिक स्मारक है, नेशनल इंपोर्टेंस का कोई मॉन्यूमेंट है, मान लेते हैं, बट स्टेट उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आप मानते हैं कि क्या करते हैं, आपके क्षेत्र में कोई ऐसा हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, कोई ऐसा नेशनल इंपोर्टेंस का मॉन्यूमेंट है, लेकिन राज्य उसे क्या कर रही है, प्रोटेक्शन नहीं कर रही है, वो जर्जर अवस्था में, मतलब वो धीरे धीरे वो समाप्त हो रहा है। लोगों ने उसका पूरा मतलब क्या कर रखा है, मतलब कि उसका एक तरह से उसको बर्बाद कर रखा है, क्योंकि विदाउट प्रोटेक्शन। तो क्या आप जा सकते हैं इसके लिए कोई किसी कोर्ट में, प्लीज डियर सुप्रीम कोर्ट, डियर हाई कोर्ट, प्लीज हमारे एरिया में ये हिस्टोरिक और नेशनल इंपोर्टेंस का मॉन्यूमेंट है, हमारे क्षेत्र में ये
ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। सर स्टेट इसे प्रोटेक्शन नहीं प्रदान कर रही है, राज्य इसे प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। प्लीज आप क्या करिए, इसे प्रोटेक्शन प्रदान करिए। प्लीज आप इसे क्या करिए, सुरक्षा प्रदान करिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहेगी कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अगर राज्य की इच्छा होगी तो राज्य उसे प्रोटेक्ट करेगा, राज्य की इच्छा नहीं होगी तो वो उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज आर्टिकल 49 इज नॉट जस्टिसिएबल एट ऑल। क्योंकि आर्टिकल 49 जो है ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये राज्य की इच्छा के ऊपर है कि राज्य उसे लागू करती है या नहीं करती है। ओके अंकित, आप ना, मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपको। एमसीक्यू अगर आपको करना है तो यू हैव टू परचेज वन बुक, और आप प्रीवियस ईयर का बुक खरीद लीजिए जाकर के, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा अंकित जी। मार्केट में आपको सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए इसके प्रीवियस ईयर का एक बुक मिलता है, आप उसे ले लीजिए और वहां से आप एमसीक्यू लगाना शुरू करिए, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत आती है आप हमें बताइए, मैं भी आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा, है ना। लेकिन जब कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा, ऐसे एमसीक्यू प्रोवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया है पहले भी, आपने पहले भी एमसीक्यू को लेकर बवाल कर रखा है क्लास में, लेकिन मैंने पहले भी आपको बोला है कि मैं एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा आपको, लेकिन 2-4-5 दिन वेट करिए, तभी मैं कराऊंगा, है ना, ठीक है। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल प्रीवियस ईयर का आप बुक ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए बुक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना शुरू करिए। हाईकोर्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं इसको लागू कराने के लिए, जा सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट भी क्या करेगी, इसे इंप्लीमेंट मतलब कहेगी कि मैं इसे लागू करवा नहीं सकता, ठीक है। जा तो आप सुप्रीम कोर्ट भी सकते हैं, लेकिन जाएंगे वहां पर क्या कहेगी कि हम इसे लागू नहीं करवाएंगे, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल जा सकते हैं शिवम जी, क्यों नहीं जा सकते। आगे चलें। अब देखिए आर्टिकल, इसके बाद आर्टिकल 50 आता है। आर्टिकल 50 ये किसकी बात करता है, ये बात करता है सेपरेशन, सेपरेशन, और ये सभी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आपको पता है होना चाहिए कि पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, डीएम, जिसे कलेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा वो जो कलेक्टर है, डीएम है, उनको पहले ना कई सारे उनके पास जुडिशियल पावर थे, वो दंड भी दे सकते थे, सजा भी सुना सकते थे, ठीक है। इसलिए उनको दंडाधिकारी भी कहा जाता था, जिला दंडाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन उनके पास से कई सारी, एक कानून पास होता है 1973 में, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, है ना। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जब सीआरपीसी पारित होता है 1973 में, तो इसके तहत क्या होता है कि डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जितने भी जुडिशियल पावर्स थे, उनके पास जितनी भी न्यायिक शक्तियां थी, उसमें से सारी जुडिशियल पावर छीन करके किसे दे दिया गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दिया गया, जो मतलब जिला न्यायाधीश होते हैं, जो एक्चुअल में जिनको न्याय देना चाहिए। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हुआ कि नहीं, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हुआ कि नहीं, कि डीएम जो कि कार्यपालिका का पार्ट है एक्चुअली में, उसके पास जो जुडिशियल पावर थे, उनके पास जो न्यायिक शक्तियां थी, उसको छीन लिया गया और किसे दे दिया गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दिया गया। यानी कि यहां पर क्या हुआ, जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो कि 1973 में सरकार ने पारित किया, वो किस लिए किया, वो आर्टिकल 50 को इंप्लीमेंट करने के लिए किया, है ना। इस चीज को आप याद रखेंगे। अनुज मार्च लास्ट तक में, मार्च तक में आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, है ना। किसी का और कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक सभी को समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 51। पहले आप इतना लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं। आगे चलें, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। नाउ आर्टिकल 51, इससे कई बार सवाल आपसे पूछा गया है
फ्रिक्वेंटली सवाल पूछा गया है। 49 को रिपीट कर दूं? अरे 49 सिंपल कहता है कि जो प्रोटेक्शन इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट, जो मतलब नेशनल और हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स के जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट हैं, लाइक राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व के जो स्मारक हैं, लाइक इंडिया गेट है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है ना, या फिर मान लेते हैं आपका लाल किला है, ताजमहल है ना, आगरा फोर्ट है, रामा टेम्पल है, बाबर जो आपका वो जामा मस्जिद है। इस तरह के जो ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनको क्या करना, प्रोटेक्शन देना। लाइक कुतुब मीनार है हाँ। सर अगर स्टेट लागू नहीं करे तो क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है सर जिससे लागू हो पाए? नहीं, क्या उपाय है दूसरा, है ना, स्टेट ही इसे लागू करेगी। ठीक है, आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? आगे चलें, आर्टिकल 50 पर मूव करें। हाँ जी, कैन आई मूव आर्टिकल 50? ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि जो स्टेट है वो क्या करे, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लाउजेस हैं। आर्टिकल 51 इसका क्लाउज है, ये कहता है स्टेट शुड प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पहला क्लाउज है, स्टेट शुड प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगी। इसका मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से। आर्टिकल 50 में कहा गया है, आप लोग मतलब जिस समय मैं समझाता हूं उस समय आप नहीं बोलते हैं। जब मैं कोई चीज दो बार समझा के जब मैं अगले आर्टिकल पर जाता हूं तब आपको आता है कि नहीं सर पिछला रिपीट कर दीजिए। ये क्या होता है ना, इससे आपका लय बिगड़ता है ना। सोनू जी, प्रतिभा जी, जब मैंने आर्टिकल 50 कंप्लीट किया, मैंने 4 से 5 बार पूछा आपसे, हैव यू एनी डाउट, हैव यू एनी डाउट, आपने नहीं बताया। हाँ, जब मैं आर्टिकल 51 पर आ गया देन आपके दिमाग में आता है अचानक से, नहीं मुझे आर्टिकल 50 में डाउट है। आप जब मैं डाउट पूछता हूं उस समय आप पूछा करिए, ओके। इससे नहीं तो क्या होता है कि लय बिगड़ता है। अब मैं आर्टिकल 51 स्टार्ट कर चुका हूं, देन यू आर आस्किंग अबाउट डाउट इन आर्टिकल 50। ध्यान से समझिए, आर्टिकल 50 क्या कहता है, जो हमारे गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियरी है और एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, कानून को लागू करना। जुडिशियरी का क्या काम है, कानून के उल्लंघन के लिए दंड देना। लेकिन 1973 तक जो डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था, उसके पास क्या होता था, उसके पास जुडिशियल पावर भी हुआ करते थे। उसके पास क्या हुआ करते थे, न्यायिक शक्तियां भी हुआ करती थी, यानी कि उसे दंड देने का भी अधिकार हुआ करता था। लेकिन 1973 में गवर्नमेंट ने एक कानून पारित किया, सीआरपीसी, 1973 में। और सीआरपीसी पारित करके जो डीएम के पास जो मैक्सिमम जुडिशियल पावर्स थे, उनके पास जो दंड देने की शक्तियां थी, उसको छिन करके किसे दे दिया गया, उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दिया गया, न्यायिक दंडाधिकारी को दे दिया गया। यानी कि क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण हो, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप ना करे, न्यायपालिका कार्यपालिका काम में हस्तक्षेप ना करे। यानी कार्यपालिका अपना कानून को लागू करे, वो किसी को दंड देने का काम ना करे, और न्यायपालिका क्या करे, वो कानून को लागू करने का काम ना करे, वो बस कानून के उल्लंघन के लिए क्या करे, दंड दे। क्लियर है पॉइंट, आ गया समझ में? नाउ कैन आई मूव टू आर्टिकल 51? पहले आप बताइए, हाँ जी, वाल्मीकि जी एंड प्रतिभा जी।
दूसरा कहता है, यहां पर देखिए आर्टिकल 51 क्या कहता है, कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये कहता है स्टेट्स आर एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पहला क्लाउज इसका आर्टिकल 51 क्लाउज ए कहता है कि राज्य जो है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगी। गुड संदीप, वेरी गुड। यह आपने बहुत शानदार सवाल पूछा है। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? गो टू फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड लेक्चर जो मैंने बताया है ना, आप उसे जाकर ध्यान से देखिए। आपने ऐसा तो नहीं है ना डायरेक्ट आप ये क्लास नंबर 651 या 652 जो भी है 53 सीधा आप यही क्लास देख रहे हो? नहीं, आपने पहले को क्लास को देखा है, तो अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए। लेजिस्लेटिव का काम होता है लेजिस्लेट करना, नाम में ही है लेजिस्लेटिव यानी लेजिस्लेट, लेजिस्लेशन किसका? लॉ का। कानून को बनाना यह काम किसका होता है? लेजिस्लेटिव का। कानून को लागू करना यह काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का। और कानून की रक्षा करना यह काम किसका होता है? जुडिशियरी का। ओके संदीप, नाउ हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 51 क्लाउज ए। आर्टिकल 51 क्लाउज ए क्या कहता है कि स्टेट जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करेगी, यानी कि स्टेट जो है ये बेवजह किसी देश के साथ युद्ध नहीं छेड़ देगी। 1954 भारत ने एक पंचशील समझौता साइन किया है, साइन किया था पंचशील समझौता। किस लिए? ताकि हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करें। भारत देखते हैं कभी यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर हुआ, भारत ने क्या ऐसा किया? फोन करके, ठीक है, फोन करके किया क्या यूक्रेन को? हाँ भाई जलसिंकी क्या जो भी नाम था, कि ऐसा करो रशिया को 2-4 बम और मारो। या फिर मोदी जी ने ऐसा फोन करके किया क्या? जो व्लादिमीर पुतिन साहब है, पुतिन साहब ऐसा करिए पूरा यूक्रेन को खत्म कर दीजिए। ये बहुत उछल रहा था सही में, है ना? दोनों को फोन करके समझा, अरे युद्ध वगैरह किसी का सॉल्यूशन नहीं है, प्लीज बंद करिए इसे, शांति चाहिए, विश्व में शांति की स्थापना करिए। इस तरह बेवजह छोटे छोटे चीजों को लेकर लड़ने से कोई मतलब नहीं है। जैसे याद रखिएगा जो आपका हमास और इजराइल के बीच वॉर हुआ, अभी भी हो रहा है, क्या उसको लेकर क्या मोदी जी ने क्या फोन किया क्या? हाँ इजराइल को कि नहीं ऐसा करो पूरा खत्म ही कर दो हमास को, या हमास को ऐसा कहा कि नहीं पूरा इजराइल को नेस्तनाबूद कर दो? नहीं, नहीं एटम बम एकदम छोड़ दो, परमाणु बम से पूरा उड़ा दो, नहीं। क्या करता है हमेशा? पहले क्या भारत कभी भी कुछ होता है तो पहले शांति चाहते कि नहीं, पहले हम वार्ता की बातचीत से क्या करें, उसे खत्म करें उन मामले को। ऐसा नहीं कि हम सीधा युद्ध कर लें। यानी कि क्योंकि हमारा आर्टिकल 51 ये कहता है कि स्टेट जो है, स्टेट क्या करेगा? प्रमोट करेगा किसे? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, जो अगला दूसरा कहता है 51 बी मेंटेन, आर्टिकल 51 बी कहता है मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विथ फॉरेन कंट्रीज, यानी कि विदेशी राज्य के साथ उचित एवं विदेशी राज्य के साथ उचित एवं सम्मानपूर्ण एवं सम्मानजनक संबंध स्थापित रखना। यानी कि जो विदेशी राज्य हैं, ये जो विदेशी राज्य हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, उनके साथ जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन क्या करना? मेंटेन रखना। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई फॉरेन कंट्रीज के विजिटर्स आते हैं, फॉरेन कंट्री के डिप्लोमेट्स आते हैं, फॉरेन कंट्री के हेड आते हैं, उनके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करना, उनके साथ सम्मानपूर्ण मतलब कि उनके साथ उचित मतलब सम्मान करना, उचित व्यवहार करना। जैसे कोई फॉरेन कंट्री है
है ना, उसके बारे में अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उनका सम्मान करके बोले, उनके साथ अगर कोई रिलेशन स्थापित कर रहा है तो सम्मानजनक। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आए और किसी भी फॉरेन हेड को, यानी व्लादिमीर पुतिन के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, नहीं। व्लादिमीर पुतिन आए, या मान लीजिए कि कोई अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट आए, कोई चीन के राष्ट्रपति आए, कहीं के भी राष्ट्रपति आए, मान लीजिए कि उसे वहां पर रिसीव करने गए एयरपोर्ट पर और उनको 2-4 थप्पड़ लगाते हैं, या फिर कोई फॉरेन डिप्लोमेट आते हैं, उनको उनके साथ बदतमीजी करे, नो। यानी किसी भी विदेशी राज्य के साथ हम क्या करें, सम्मानपूर्ण व्यवहार करें, सम्मानपूर्ण व्यवहार को स्थापित रखें, सम्मानजनक व्यवहार को क्या करें, सम्मानजनक संबंध को स्थापित रखें, उनके साथ उचित व्यवहार करें, उनके साथ उचित संबंध को मेंटेन रखें। ये क्या कहता है, इसी से तो इंटरनेशनल पीस होगा, इसी से तो अंतरराष्ट्रीय शांति होगी। मान लीजिए कि अगर मोदी जी चीन के राष्ट्रपति के बारे में या फिर अलग अलग जो देश के राष्ट्रपति, उनको अगर सामने आकर, मीडिया के सामने आकर पूरा उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, ये चीन का जो राष्ट्रपति है, ये है वो है, हम तो इसको सिखा देंगे, अगले दिन दूसरे दिन हम इसको बता देंगे अच्छे से, इसको इसका औकात दिखा देंगे, पूरा मीडिया में आकर बोल रहे हैं। पता चला कि चीन तो कह दिया चलो चलते हैं, बताते हैं मोदी जी को हम क्या चीज हैं। होगा कि नहीं होगा? यानी कि इससे क्या शांति बढ़ेगी या इससे क्या होगा, युद्ध बढ़ेगा? समझ रहे हैं बात को? क्लियर है पॉइंट? तो पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं और इसके अंदर 2 क्लाउजेस और हैं, उन 2 क्लाउजेस को देखते हैं। सर आर्टिकल 51 ए को सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया था एंड इसके तहत 8 फंडामेंटल राइट जोड़े थे। एंड प्लीज आर्टिकल 51 ए को हिंदी में बता दीजिए। एंड सॉरी सर समझ में नहीं पहले तो जो आप आर्टिकल 51 ए की बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 51 कैपिटल ए है। ओके ठीक है, पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए। हाँ, इसी के तहत भारत भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था, है ना। इसी मतलब आर्टिकल को मतलब एक्चुअली भारत यूनाइटेड नेशन का मेंबर पहले से, जब हमारा ये संविधान हमारा लागू नहीं हुआ था तब से, 1945 से ही है भारत, है ना। लेकिन हाँ, यूनाइटेड नेशन का मेंबर अगर है तो मतलब ये आर्टिकल 51 को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। क्लियर? पहले तो जो शिवम जी आपके जो डाउट है वो आपने बात करी है किसकी, आपने करी है आर्टिकल 51 कैपिटल ए की बात करी है, यह अलग आर्टिकल है। यहां पर हम बात करें आर्टिकल 51 का क्लाउज है, इसका ये खंड है आर्टिकल 51 क्लाउज है। पहला डाउट आपका क्लियर होना चाहिए ये। अब इसके हिंदी में बोल देते हैं, लिख लीजिएगा, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगी। सिंपल, जो ऊपर लिखा है वो यहां पर भी लिखा है। आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं शिवम, आपको इतनी अंग्रेजी तो बिल्कुल पता होगी कि इसका हिंदी क्या होगा। अगर आप इतनी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश आपका मेन पेपर है वहां पर। अगर आपको इतनी हिंदी नहीं आ रही है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि इंग्लिश के पेपर को भी आपको क्वालिफाई करना, उससे भी आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ जीएस करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यू हैव टू मतलब आपको अंग्रेजी भी करना है। स्टेट शुड प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वही चीज यहां पर लिखा है। उसमें आपको सिर्फ जोड़ना था, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगी। आप जो बार बार इस तरह के वो करते हैं, इससे क्या होता है कि आपका टाइम किल होता है, आपका टाइम खराब होता है इससे। मुझे क्या, मुझे तो 1 घंटे पढ़ाने ही है। चलिए, आर्टिकल 51 क्लाउज सी है, आर्टिकल 51 क्लाउज सी यह कहता है स्टेट शुड फॉस्टर respect for state should foster respect for international law and treaty, इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी। यानी कि राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति सम्मान को बढ़ाएगी। यानी जो अंतरराष्ट्रीय संधि और अंतरराष्ट्रीय कानून है ना,
अंतर्राष्ट्रीय संधि और अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, उसके प्रति क्या करेगी, उसके प्रति सम्मान रखेगी। जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान, कैपिटल ए का मतलब है आदित्य कि उस आर्टिकल को बाद में जोड़ा गया है ना। अगर कहीं पर क्लाउज ए है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर आर्टिकल का ही एक पार्ट है, ठीक है। अगर कहीं पर कैपिटल है इसका मतलब वो अलग से एक आर्टिकल है। कहीं पर स्मॉल ए अगर ब्रैकेट में लिखा आर्टिकल 51 स्मॉल ए, यानी कि उस आर्टिकल का वो एक क्लाउज है। याद रखिएगा, जो ये क्या कहता है कि जो इंटरनेशनल, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, आपका इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंधु नदी समझौता है ना। ये आप लोग बता सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में कब साइन हुआ था। तो ये जो कोई ट्रीटी अंतरराष्ट्रीय संधि है उसका क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। भारत और नेपाल के बीच में कई सारे ट्रीटी साइन किए गए हैं, भारत और चीन के बीच में कई सारे ट्रीटी हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में कई सारे ट्रीटी हैं, कई सारे इंटरनेशनल लॉ हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाए गए कई सारे लॉ हैं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाए गए कई सारे लॉ हैं, WTO के द्वारा कई सारे बनाए गए लॉ हैं, सब्सिडी, किसानों की सब्सिडी से रिलेटेड। इसी तरह दोस्तों याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, उसके द्वारा बनाए गए कई सारे लॉ हैं, कई सारे कानून हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो उन लॉ का, उन ट्रीटीज का क्या करना, सम्मान करना। ये किसका काम है, तो याद रखिएगा ये दोस्तों काम है किसका, ये आपका स्टेट का काम है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। यहां तक सभी को समझ में आ गई बात, यहां तक सभी को बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये दोस्तों आर्टिकल 51 था। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे। कंपैरिजन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में क्या कंपैरिजन है उसकी हम लोग बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, पहले इतना लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों कंपैरिजन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। यानी कि फंडामेंटल राइट वो संधि साइन हुआ था, फॉस्टर का मतलब प्रमोट करना, हाँ, उसके प्रति सम्मान मतलब रखना, है ना। क्लियर है पॉइंट। 1960 में आपका क्या होता है, साइन होता है इंडस वाटर ट्रीटी। अब देखिए कंपैरिजन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, कंपैरिजन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की जब बात करते हैं, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, कौन ज्यादा पावरफुल है कौन कम पावरफुल है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला केस आता है चंपकम दोराई रंजन केस। चंपकम दोराई रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1951। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फंडामेंटल राइट इज मोर पावरफुल देन डीपीएसपी। यानी इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फंडामेंटल राइट के प्रोविजन को, मतलब डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू करने के लिए आप फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो ज्यादा पावरफुल है किससे, डीपीएसपी से। यानी कि डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऐसा साफ साफ कहा किस केस में, चंपकम दोराई रंजन केस में 1951 में। तो इसे पहले लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। गोलकनाथ केस में क्या कहा, यानी इसमें सिंपली क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट, कहती है ऑल फंडामेंटल राइट आर सुपीरियर, और फंडामेंटल राइट आर सुपीरियर देन डीपीएसपी। यानी कि सभी फंडामेंटल राइट जो है वो डीपीएसपी से क्या है, सुपेरियर है, सर्वोच्च है, ठीक है।
तो पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं गोलकनाथ केस की। सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे हाँ, नहीं कुछ तो बोलिए। हाँ जी, चलो दूसरा केस आता है दोस्तों, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इसमें दोस्तों याद रखिएगा 11 जजों का बेंच था। कितने जजों का? 11 जजेस का बेंच था। और 11 जज के बेंच ने डिसीजन लिया, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी। यानी कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता है ना? क्या डाउट है सुखदेव जी, बताइएगा। याद रखिएगा ये जो है आपका क्या कहता है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहती है 11 जजों का बेंच होता है, और यहां पर फिर से कहती है कि डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ओके, क्लियर? ठीक है, इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, ये क्या हो गया? रुक जाओ, देखो कुछ शायद हैंग हो गया है सिस्टम, वेट करो थोड़ा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कल हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को कवर कर लेंगे, और कल हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को कवर करके कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? कल हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव को, यानी कल हम लोग प्रेसिडेंट को स्टार्ट करेंगे, है ना? कल से हमारा प्रेसिडेंट टॉपिक जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? चलो एक मिनट, यहाँ पे ये 51D, अच्छा 51D मैंने यहाँ पर नहीं लिखाया था क्या? अरे देखो 51D रह ही गया ना, है ना? मैंने 3 ही यहाँ पर लिखाया था। सर एक मैराथन ले लीजिए इस वीक में। मैराथन तो होता है ना जी सैटरडे को। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने मतलब आर्टिकल यहाँ पर एक क्लाउज डी नहीं लिखाया, तो वो क्लाउज डी को लिख लीजिएगा। इनकरेज, आर्टिकल 51D लिख लीजिएगा। इनकरेज ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके सीडीएस में सवाल पूछा गया है, आप चेक करिएगा 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आर्टिकल 51D ये पूछता है, ये कहता है इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, है ना? यानी कि अंतरराष्ट्रीय विवाद को समझौते के तहत क्या करना? अंतरराष्ट्रीय विवादों को समझौते के तहत, मतलब जो आर्बिट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, कि मतलब जो बीच में आकर करते हैं ना, क्या कहते हैं, दोनों के बीच में आकर बातचीत करते हैं, दोनों को समझाते हैं, है ना? और उससे क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय विवाद को क्या करते हैं, सुलझाते हैं। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय विवाद को समझौते के तहत क्या करना, सुलझाना। ठीक है, और ये सवाल आपका पूछा गया था, सेम यही आर्टिकल पूछा गया था। इस मतलब ये पूछा गया था कि ये चीज हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है। ठीक है,
ये चीज हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, आपसे ये पूछा गया था सीडीएस में सवाल। तो ये तो सिंपल है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट की बात आ गई तो एक तरह से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करिए। हाँ, सुलह करना है ना, अंतरराष्ट्रीय शांति को सुलह के द्वारा क्या करना, अंतरराष्ट्रीय मतलब विवादों को सुलह के द्वारा क्या करना, सुलझाना। ठीक है, हाँ, मीडिएटर के रूप में। हाँ, कल की क्लास में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। सर मैं सीएपीएफ की एग्जाम 2026 में दूंगा, मेरे पास टाइम है, सो प्रिपरेशन बेस्ट बनाने के लिए मैं केजीएस में आईएएस का कोर्स करूं तो सही रहेगा क्या, क्योंकि आईएएस और सीएपीएफ का सिलेबस काफ़ी हद तक सेम रहता है। हाँ, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन चंद्रेश जी, आप कर सकते हो। हाँ, मध्यस्थता के द्वारा, गुड गुड गुड, लिख लीजिएगा, मध्यस्थता के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवाद को, अंतरराष्ट्रीय विवादों को क्या करना, सुलझाना, सुलझाना। ठीक है, मध्यस्थता के द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों को क्या करना, सुलझाना। पीडीएफ अपलोड होती है, आप ना जहां पर वीडियो होता है उसके नीचे आपको पीडीएफ मिलती है ना। अगर किसी में पीडीएफ नहीं दिख रहा है तो प्लीज आप लोग क्या करिए, एक बार ऐप को अपडेट कर लीजिए। हाँ, ऐप को अपडेट करेंगे, जहां पर वीडियो आपको दिखता है उसके नीचे ही आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिलता है। ठीक है अताब जी, क्लाउज भी बताना होगा। अगर मान लीजिए करण ज्यादा मुश्किल सवाल पूछेंगे ना तो आपसे पूछ देंगे आर्टिकल 51 क्लाउज ए, क्लाउज बी, क्लाउज सी, क्लाउज डी किसमें। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे तो आपसे पूछे जा सकते हैं, खास करके सीएपीएफ में ऐसे सवाल बन सकते हैं। सीएपीएफ वाले पूछते हैं कि, अब सीएपीएफ वाले पूछ देंगे कि इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी को फॉस्टर करना, उसके प्रति रिस्पेक्ट को बढ़ाना, ऐसा किस आर्टिकल में लिखा गया है, और वहां पर आर्टिकल 51 क्लाउज ए, क्लाउज बी, क्लाउज सी, क्लाउज डी दे देंगे। अगर आपको यह पता नहीं है किस क्लाउज में है तो आप नहीं दे सकते हैं इसका उत्तर। ओके ठीक है, अब देखिए यहां पर इसके आगे जो हमारा यहां पर हम लोगों ने दो केस को डिस्कस किया है सॉरी यहां पर एक मिनट रुक जाओ, एक्चुअल मैं कब से परेशान हूं थोड़ा, है ना। तो यहां पर क्या हम लोगों ने दो केस को डिस्कस किया, एक अभी हमने किया डिस्कस चंपकम दोराय रंजन केस, और दूसरा क्या हमने गोलकनाथ केस। अब इसके आगे हमें केशवानंद भारती केस डिस्कस करना है और मिनर्वा मिल्स केस डिस्कस करना है। ये दो केस डिस्कस करेंगे हम लोग कल की क्लास में, और कल हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को कवर करेंगे, है ना। कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, और कल ही हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि मतलब जो संघ की कार्यपालिका है यानी कि प्रेसिडेंट, उसे हम लोग कल ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।